हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेट नंबर 13 होने वाला है। हम लोग सेट नंबर 12 तक पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं। इस सेट में आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको इन सेटों को एक जैसे आप जीके जीएस करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, उसी तरह इस प्रैक्टिस सेट को आपको डेली अटैम्प्ट करना है। निश्चय ही इससे परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, इन अ पीएन जंक्शन डायोड लीकेज करंट अफेक्टेड बाई। पीएन जंक्शन डायोड में जो हमारी लीकेज करंट होती है वो किसके द्वारा अफेक्ट की जाती है। जो भी हमारी लीकेज करंट होती है, एक हमारी होती है लीकेज करंट, एक होती है ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट, और एक होती है लीकेज करंट। तो लीकेज करंट जो होती है हमारी, ये हमारी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? टेम्परेचर द्वारा। किसके द्वारा? टेम्परेचर द्वारा। तापमान के कारण जो करंट बहती है उसे हम लोग लीकेज करंट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी एंड अल्टरनेटर इज इक्वल टू। अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान कितना होता है? के डी बराबर, तो आप सभी लोग पढ़ेंगे एम साइन एल्फा बाई टू अपॉन में साइन एम अल्फा बाई टू। सब ने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान, यानी कि सी नंबर सही होगा। एम साइन एल्फा बाई टू अपॉन में साइन एम अल्फा बाई टू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, थ्री फेज फोर पोल स्टेटर वाइंडिंग कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री स्लॉट। कितने? 36 स्लॉट। कितने? 36 स्लॉट। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा? तो जब भी हम बात करेंगे स्टेटर वाइंडिंग की, स्टेटर वाइंडिंग में फुल पिच वाइंडिंग होती है, और फिर फुल पिच वाइंडिंग का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू एक होती है। कितनी होती है? एक, यानी कि ए नंबर बिल्कुल हमारा सही होगा। स्टेटर वाइंडिंग जब भी कहीं बात होगी वो एक हमारी फुल पिच वाइंडिंग होती है, और उसके लिए हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा? एक होगा। कितना होगा? एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर। जो रोटर के द्वारा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड की गई है, यानी कि जो हमको एयर गैप के बाद मिली है, प्लस कॉपर लॉस, ये हमारा किसके बराबर होगा? अगर हम जोड़ दें इनको, अगर हम जोड़ दें तो हमें किसके बराबर होगा? जितना हमने इसको इनपुट दिया है उसके बराबर होगा। जितना हमने इसको इनपुट दिया है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है किसके बराबर होगा, ये बताना है। ये बताना कि किसके बराबर होगा। किसको किसको जोड़ना है हमें? जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है प्लस कॉपर लॉस को जोड़ना है। तो ये किसके बराबर होगा? मैकेनिकल पावर और कॉपर लॉस कब होंगे? जब हम रोटर को इनपुट देंगे। तो रोटर को हमने क्या इनपुट दिया होगा? पावर ट्रांसफर टू रोटर। हमने जब पावर ट्रांसफर टू रोटर की, उसके बाद हमारा कॉपर लॉस होगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन लॉस वगैरह होगा। फिर हमको जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा पावर ट्रांसफर टू रोटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, आ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स विद अ स्लिप एस। स्लिप का मान कितना है? एस। एंड द करस्पॉन्डिंग रोटर पावर इनपुट इज P2। रोटर को पावर दी गई है, रोटर पावर दी गई है कितनी? P2 है। देन द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड कितनी होगी? तो कितनी होगी? सीधे सीधे फार्मूला 1 माइनस एस इंटू पी जी पढ़ते हैं। 1 माइनस एस इंटू पी जी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर पी जी दी गई है पावर, तो हम यहाँ P2 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस एस इंटू पी जी या P2 यहाँ पे दिएगा तो P2 लिख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, द नेचर ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच में जो कर्व बनता है वो किस प्रकार का होता है? तो कैसा होता है? अगर हम जैसे जैसे टॉर्क का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा स्लिप का मान भी बढ़ता जाता है। तो हमारा किसके बराबर होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, इन आ डबल केज इंडक्शन मोटर। कैसी डबल केज इंडक्शन मोटर? यानी कि इसमें दो रोटर होंगे, एक बाहरी रोटर होगा और एक अंदर रोटर होगा। ठीक है। द केज विच इज इफेक्टिव स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के समय कौन सा केज जो है इफेक्टिव होता है? कौन किस केज का प्रभाव ज़्यादा होता है? तो बाहरी जो केज होता है स्टार्टिंग के समय उसका ज़्यादा होता है,
क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इनको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिलता है, इसलिए स्टार्टिंग के समय हमारा बाहरी वाला केस जो है इफेक्टिव होगा और रनिंग कंडीशन में हमारा इंटरनल वाला केस ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हमसे बात कर रहा है स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग वाला कौन सा होगा? आउटर केस। कौन सा? आउटर केस। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर हमसे पूछता रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग कंडीशन में इंटरनल केज होता है इफेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर द डिफरेंस बिटवीन द पावर ट्रांसफर टू द रोटर एंड मैकेनिकल पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोटर इज इक्वल टू 0। हमसे इसमें ये कह रहा है कि जो हमने एयर गैप पावर दी है, जितनी पावर ट्रांसफर की है रोटर को, और जो हमको ऑब्टेन आउटपुट जो हमको मिल रहा है, ये किसके बराबर होता है? देखिए, जब हम देंगे रोटर को इनपुट पावर पीजी देंगे, तो हमारे किसके बराबर होगा? रोटर कॉपर लॉस के बराबर होगा प्लस विंडेज, और विंडेज मतलब फ्रिक्शन लॉस के बराबर होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस के बराबर होगा। इसके बाद हमको आउटपुट मिलेगा, यानी कि हमने जो एयर का पावर दी है, अगर वो उसमें पावर कॉपर लॉस निकाल दें, रोटर कॉपर लॉस निकाल दें और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस निकाल दें, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा, थोड़ा छोटा है ये, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये रहा। इसमें हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 9 में द स्टार्टिंग टॉर्क इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए आपने देखा जो सिंगल फेज स्टार्टिंग मोटर होती हैं, हमें सभी में किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है। फैन वगैरह में, घरेलू पंखे वगैरह में, सीलिंग फैन में हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द नो लोड करंट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज द ऑर्डर ऑफ। नो लोड करंट इंडक्शन मोटर की किस रेंज की होती है, या किस ऑर्डर की होती है, या कितना परसेंट होती है? नो लोड करंट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की 30% होती है। कितनी? 30% होती है। अगर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए 3 से 5% होती है। लेकिन अगर इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो कितनी होती है? 30% होती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि इसमें ये एक रोटेटिंग मशीन है और इसमें एयर गैप भी होता है, इसीलिए होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है व्हेन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड। कैसी है? अंडर एक्साइटेड है, तो इसका पावर फैक्टर कैसा होगा? जब हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर अंडर एक्साइटेड होगी तो हमारा पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग होगा। कैसा होगा? लैगिंग होगा। जैसे जैसे हम एक्साइटेशन को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा पावर फैक्टर बढ़ता जाता है, यानी कि अंडर एक्साइटेड है तो लैगिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया 12 नंबर क्वेश्चन में इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर वर्क एट अ लीडिंग पावर फैक्टर। कैसा? लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क कर रही है, तो इसका एक्साइटेशन कैसा होगा? देखिए, अगर लीडिंग पे कर रही है, अगर ये लीडिंग पे कर रही है तो इसका एक्साइटेशन कैसा होगा? लीडिंग पे कर रही है तो ओवर एक्साइटेड होगी। कैसा होगा? ओवर एक्साइटेड होगी। अगर लैगिंग पे कर रही है तो अंडर एक्साइटेड, लेकिन अगर लीडिंग पे कर रही है तो ओवर एक्साइटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइंड इनडायरेक्टली। पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कैसे डिटरमाइंड या कैसे निकाली जाती है? इनडायरेक्टली की बात कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कैसे ज्ञात की जाती है? तो अप्रत्यक्ष रूप मतलब होता है कि हम उसको कोई लोड नहीं दे रहे हैं, कोई लोड नहीं दे रहे हैं, तो कौन सा टेस्ट होगा? बैक टू बैक टेस्ट होगा। बैक टू बैक टेस्ट के द्वारा इनडायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी निकालने के लिए। अगर प्रत्यक्ष रूप से कहता तो इसकी सेकेंडरी साइड पे हम कोई लोड जोड़ते, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है तो बैक टू बैक टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें दो ट्रांसफार्मर आपस में लगा दिए जाते हैं पैरेलल में, और इनकी एफिशिएंसी निकाल दी जाती है। एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में दिया जाता है, इस तरह काम होता है बैक टू बैक टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है आ 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर रन एट स्लिप 5%। स्लिप कितनी है? 5%। द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टेटर हमारा, ये रोटर है, इनके बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा? रिलेटिव स्पीड मतलब इन दोनों का अंतर निकालना है। तो हमारे जो रोटर में
3 पे सप्लाई दी गई है, तो ये तो सिंक्रोनस स्पीड से घूम ही रहा होगा। और स्टेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सिंक्रोनस स्पीड में होती है। हमारा अंतर जो है कॉपर लॉस के बाद पड़ता है। अगर इसमें कॉपर लॉस ना होता तो ये मोटर भी हमारी सिंक्रोनस स्पीड चलती, लेकिन इसमें कॉपर लॉस होता है इसलिए सिंक्रोनस स्पीड नहीं चल पाती है। तो इसका अंतर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है समान स्पीड पे चलती हैं। तो कितना होगा, 0। दोनों की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड। कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी एक्सटर्नली इंक्रीज इन। स्टार्टिंग टॉर्क जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर में कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा किस में पड़ता है स्टार्टिंग टॉर्क हमारा जो है। अगर हम बात करें, रोटर जो हमारा बना होता है, एक तो डीप बार रोटर होगा, स्क्वायरल केज रोटर होगा, लेकिन इन सबों में हमको उतना अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल पाता है जितना हमें 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मिल पाता है। क्यों मिल पाता है, क्योंकि इसमें जो है हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें इंजेक्ट करा सकते हैं, इसलिए हमें इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है अन्य की अपेक्षा। यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अन्य मोटरों की अपेक्षा हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंजेक्ट करा सकते हैं, इसलिए हमारा 15 का बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज अडेप्टेड फॉर। जो हमारे पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कॉपर की छड़ें हैं उनको जो है थोड़ा डीप बार मतलब कि अंदर तक रखते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें जो है स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा प्राप्त करने के लिए करते हैं, इंक्रीजिंग द स्टार्टिंग टॉर्क। क्या होता है, जब हम इसको अंदर तक थोड़ा रखते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, और अगर लंबाई बढ़ जाती है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा 16वें नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आयरन लॉसेस इन रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर आर नेग्लेजिबल। जो हमारे आयरन लॉस हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में नेग्लेजिबल मतलब नगण्य। क्यों नगण्य होते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में है आयरन लॉस हमारे कहाँ पर होंगे, रोटर में होंगे। और जब रोटर में हमारे आयरन लॉस होंगे, और हम जानते हैं रोटर में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, बहुत कम होती है, 1.5 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज इस तरह की होती है। और जो हमारे आयरन लॉस हैं वो फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होते हैं, फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होते हैं। तो कैसा होगा, जब फ्रिक्वेंसी कम है अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, इसलिए हमारे आयरन लॉस क्या होते हैं, कम आते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ इज टू लो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है फॉर, ये फॉर लिखा है, क्या लिखा है, फॉर फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क द मोस्ट सुटेड 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग टॉर्क के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे ज़्यादा कौन सी उपयुक्त होती है, सबसे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमारा किसमें मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलता है हमारा किसमें मिलता है, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, डीप बार स्क्वायरल केज, डबल केज इंडक्शन मोटर। तो हमारा सबसे ज़्यादा स्लिप रिंग में मिलता है। किसमें, स्लिप रिंग में मिलता है। ऐसा क्यों होता है स्लिप रिंग में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, यानी कि 18वें का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। किस लिए करते हैं, जब भी कहीं बात लेमिनेशन की आएगी तो आप सीधे सीधे समझ जाइए लेमिनेशन हम लोग किस लिए करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं, तो रिड्यूस एडी करंट लॉस। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस का लेमिनेशन से कोई मतलब नहीं होता। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब हमारा किससे होता है, मटेरियल के परमेबिलिटी से होता है, जबकि एडी करंट लॉस का मतलब किससे होता है, लेमिनेशन से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा 19वें का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द वर्किंग इफिशियंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एज कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर। 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो वर्किंग इफिशियंसी है वो ट्रांसफार्मर की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है। तो सभी लोग जानते हो कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अन्य मशीनों की तुलना में। तो ट्रांसफार्मर की वैसे भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें एयर गैप नहीं होता है।
कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो कैसी होगी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी कैसी होगी, बहुत कम होगी, किसकी तुलना में, ट्रांसफार्मर की तुलना में। ठीक है, तो कैसा होगा, लेसर होगा, कैसा होगा, लेसर, बहुत कम होती है। 20वें का ए नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो ऑपरेटिंग है वो किस तरह का रहता है, ऑपरेटिंग मोड कैसा रहता है, पावर फैक्टर कैसा होता है, हमें ये बताना है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, जब उसमें एयर गैप है, एयर गैप है तो हमें मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए पड़ेगी, और जब हमें मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए तो पावर फैक्टर डेफिनेटली कैसा होगा, लैगिंग ही होगा, यानी कि ऑलवेज लैगिंग, हमेशा लैगिंग होगा। 21वें का ए नंबर बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द अल्टरनेटर मस्ट बी ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ, जो हमारा अल्टरनेटर है किस स्पीड पे घुमाना चाहिए, जो अल्टरनेटर है हमारा वो हमेशा किस स्पीड घूमेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमेगा अल्टरनेटर हमारा। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड इनमें से हमारी कौन सी है, तो इनमें से केवल एक हमारी ऐसी स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 600 आरपीएम। 600 आरपीएम हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कितने में 600 आरपीएम को मिलेगा, अगर हम बात करेंगे पोल के हिसाब से देखा जाए, तो अगर पोल हमारे कितने हो जाएं, 10 पोल हो जाएं, या 10 पोल हो जाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा, पूरा पूरा मिल जाएगा 600 आरपीएम, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स अपॉन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड, जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। देखिए, जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है अगर वो मेन फील्ड फ्लक्स को कम कर रहा है, कमजोर कर रहा है, तो डीमैग्नेटाइजिंग कहलाएगा। अगर उसको साथ दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो मैग्नेटाइजिंग कहलाएगा। क्या कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग कहलाएगा। अगर ना सपोर्ट कर रहा है ना अपोज कर रहा है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा डी नंबर सही होगा। इसमें हमसे केवल इतना पूछा गया है जो आर्मेचर फ्लक्स है उसका मेन फील्ड फ्लक्स का प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, तो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द स्टार्टिंग torque of squirrel cage induction motor can be increased by providing, स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कैसे बढ़ाया जा सकता है, और हमारी मोटर कैसी है, स्क्वायरल केज मोटर है, तो स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर हम डबल केज रोटर का प्रयोग करेंगे, डबल केज रोटर का प्रयोग करेंगे तो बढ़ाया जा सकता है, और डीप बार रोटर का प्रयोग करेंगे तो बढ़ाया जा सकता है, यानी कि आइदर डबल केज रोटर और डीप बार रोटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इन अ थ्री फेज डबल केज इंडक्शन मोटर द नॉर्मली ऑपरेटिंग टॉर्क इज डेवलप्ड बाई, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, कैसी है हमारी, डबल केज रोटर है, कैसी, डबल केज रोटर, यानी कि एक बाहरी रोटर होगा और एक अंदर रोटर होगा। द नॉर्मल ऑपरेटिंग टॉर्क इज डेवलप्ड बाई, नॉर्मल कंडीशन में कौन सा टॉर्क उत्तरदायी होगा, तो इसके लिए कौन सा होगा, अंदर वाला हमारा प्रभावी होगा, कब, ऑपरेटिंग कंडीशन में, नॉर्मली ऑपरेटिंग कंडीशन में, और स्टार्टिंग में हमारा बाहरी वाला प्रभावी होगा, यानी कि इसमें हमसे नॉर्मली पूछा है, नॉर्मली ऑपरेटिंग कंडीशन, तो हमारा कौन सा होगा, इनर केज वाइंडिंग, इनर केज वाइंडिंग। और जो हमारा आउटर केज वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रिएक्टेंस कम होता है, और जो हमारी इनर केज वाइंडिंग होती है उसका रिएक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा बी सही होगा। चलिए इस तरह हमने आज के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज के हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी तरह के 25 क्वेश्चन डेली के डेली आपको मिलते रहेंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको निश्चय ही पेपर में सहायता मिलेगी। चलिए धन्यवाद।